होप सो आप लोग बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते होंगे। एंड अभी तक के हमने बहुत सारे चैप्टर्स ख़त्म किए। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट वी हैव डन इट विद ऑल द थिंग्स। मतलब अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सॉल्व किए, थियोरेटिकल पार्ट, कॉन्सेप्चुअल, फंडामेंटल आपने प्रिपेयर भी कर दिए। बहुत सारे चैप्टर्स के हमने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हर एक चैप्टर में अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज हमने मिलके 200 के आसपास एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। उससे रिलेटेड जेई मेंस और नीट के भी एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व कर दी है। ओके, तो चैप्टर नंबर 6 तक आपने ऑलमोस्ट डन किया। ओके, फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मेरे नंबर पे गो थ्रू कर सकते हो 9825595435। मेरे को व्हाट्सअप करो कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आज का फिर टॉपिक हम इंटरेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड ये आपके और कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे रिगार्डिंग मैकेनिक्स। अगर हम चैप्टर कंसिडर करते हैं तो इट इज़ नथिंग अदर देन डैश सेंटर ऑफ मास। बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड माइंड ब्लोइंग चैप्टर है, इजी भी है। अभी तक हम लोग क्या कंसिडर करते थे? मास कंसिडर करते थे कि एक ऑब्जेक्ट लिया, ओके, कोई भी एक पॉइंट ले लो या कोई भी एक पार्टिकल ले लो। सन को भी आप एक पार्टिकल कंसिडर करते थे। कोई एक ऑब्जेक्ट है, कार को भी एक आप पार्टिकल कंसिडर करते थे। बॉल, तो उसको भी आप एक पार्टिकल कंसिडर करते थे। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ओके, तो फिर आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक ये है कि वी आर गोइंग टू एंटर इनसाइड। हम कहाँ पे एंटर करेंगे? उसके इनसाइड एंटर करेंगे। मैटर है तो उसके अंदर तक जाएंगे। ओके, फोर्सेस कौन से अप्लाई होते हैं? ओके, हिंट दे देता हूँ। वेदर आपने अभी तक फोर्स पढ़ा है, जैसे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ आपने डिस्कस किया लॉज ऑफ मोशन में। द ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड इफ इट इज एक्ट अपॉन बाय एन एक्सटर्नल रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका क्लियरिफिकेशन आपको ये चैप्टर में मिलेगा सेंटर ऑफ मास में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, माय नेम इज संदीप पटेल। ओके, और मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, दैट इज आप देख रहे हो फिजिक्स एक्सेलरेट। पसंद आए तो लाइक करना, इज दैट क्लियर, और सब्सक्राइब करना। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई फ्रेंड्स है तो उनको भी आप बोलना कि सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। इज दैट क्लियर? चलो लेट्स रॉक एंड रोल। सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट केस। सपोज मैंने कंसिडर किया सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन वन डायमेंशन। कितने डायमेंशन में हम कंसिडर कर रहे हैं उसको? वन डायमेंशन। पहले वन डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं, इजी वे से स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी वन डायमेंशन कंसिडर करना है तो बट ऑब्वियस है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर लेता हूं पहले। नाउ ये आपका ओरिजिन, सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस। अभी मैं दो पार्टिकल कंसिडर कर रहा हूं। लेट वन पार्टिकल ऑफ मास m1 having position, let it be which value? x1, and another mass, suppose let it be m2, and वो कितने डिस्टेंस पे है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन? लेट इट बी विच वैल्यू? x2। तो इसका कहीं ना कहीं क्या आएगा? सेंटर आएगा, सेंटर ऑफ, जहाँ पे एज इफ द होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड। लेट दैट वैल्यू बी विच वैल्यू? पोजिशन हम क्या कंसिडर करेंगे? xcm। क्या लिख रहा हूँ मैं? xcm। तो इसका अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर हम स्टेट करें तो हम ये कंसिडर करते हैं
कि जो भी आपका XCM होगा दैट इज़ नथिंग अदर देन M1 x1 प्लस M2 x2 the whole upon total mass sum of all the masses that is M1 plus M2. Got it or not? As simple as it this thing. तो अल्टीमेटली आउटकम ऑफ द रिजल्ट इसमें क्या मिला? तो कभी भी अगर आपको कोई भी, अगर आपने देखा होगा बहुत बार जिम में भी अगर आप जाते हो तो जिम में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक 5 kg का है, यहाँ पे एक 5 kg का है, बट वो बैलेंस कहाँ पे होता है? एग्जैक्ट उसके सेंटर पे होता है. येस और नो? क्योंकि ये भी आपने 5 kg रखा है, ये भी 5 kg रखा है, तो उसका बैलेंसिंग कहाँ पे होगा? उसके सेंटर पे होगा. एग्जैक्टली. बट अगर आपने यहाँ पे 15 kg रखा और यहाँ पे 5 kg है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास जहाँ पे बैलेंस करना है इसको, वेदर इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द हैवी मास और नॉट, तो आंसर इज यस. ये पॉइंट समझ में आया? ओके. तो दैट इज रिगार्डिंग दिस वन. सपोज मैंने इसमें केस मेंशन किया, केस 1, पहला वाला केस जो सिंपल समझाया, M1 इज इक्वल टू M2 विच इज इक्वल टू M, दैट इज अ फर्स्ट केस जो मैंने मेंशन किया, दैट इज नथिंग अदर देन विच वैल्यू, दोनों भी जगह मैंने क्या रखा? 5 kg, दैट इज M1 इक्वल टू M2. तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट वेदर आई कैन से दैट इसका XCM मुझे क्या मिलेगा? तो M x1 प्लस M x2 द होल अपॉन ट्वाइस ऑफ M, दैट कम्स आउट टू बी डैश M. यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? x1 प्लस x2 द होल अपॉन डैश ट्वाइस ऑफ M. दिस वैल्यू विल गेट कैंसिल, तो मुझे XCM मिला. व्हाट इज XCM? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय विच वैल्यू? 2. ओके. गॉट इट और नॉट? तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला? XCM इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2. तो दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर XCM. नाउ XCM के बारे में मैं कब का बोले जा रहा हूँ, तो व्हाट डज दैट, उसको डेफिनेशन के टर्म्स में लिखना है तो मैं इसे लिख सकता हूँ सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल mass lies at the center. yes or no? अभी एट द सेंटर मतलब टू बी मोर प्रिसाइज, सिंस वन डायमेंशन है तो ये स्टेटमेंट में मैं मोर टू बी प्रिसाइज ऐसे लिख सकता हूँ, ऑन द लाइन joining the two particles. वही हुआ ना, joining the how many particles? 2 particles. True or false? True. Is that a center? और इसको continuity करता हूँ, between the two particles. Between how many particles? Between 2 particles. Got it everyone? क्या लिखा मैंने? That is the same thing. यही point जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया. ये लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस, और अगर मासेस दोनों का सेम है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? उसके ही लाइन पे आएगा, बट उसके एग्जैक्टली बीच में आएगा. बट अगर सपोज हम ये कंसिडर करते कि मेरे पास, अगर सेकेंड केस में मैं ये कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं. कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं? n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स मान के चलो, तो मेरा XCM कहाँ पे आएगा? तो अगर वंस अगेन सेम डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करता हूँ वन डायमेंशन के टर्म्स में, और मेरे पास बहुत सारे मासेस हैं, M1, M2, M3, वैसे टिल हाउ मच? सपोज Mn. अभी हर एक का पोजिशन वेक्टर सपोज x1, इसका पोजिशन वेक्टर लेट इट बी विच वैल्यू x2, इसका पोजिशन लेट इट बी विच वैल्यू x3, लेट इसका पोजिशन भी वॉट? सपोज xn. तो इसका आउटकम ऑफ द रिजल्ट सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? तो स्ट्रेट अवे सिंपल फॉर्मूला, XCM इज इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस डॉट 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 अप टिल हाउ मच? Mn xn द होल अपॉन डैश, whether I can write M1 plus M2 plus up till how much mass? Up till
ऑल द मासेस दैट इज mn। क्लियर। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे इंडिविजुअल मासेस हैं। ऐसे टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। कौन से टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं? यहाँ पे जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं मास का, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन से टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है? तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कि ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज डिस्क्रीट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी डिस्क्रीट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो नॉर्मली वी टेक द हेल्प ऑफ अ मैथमेटिक्स एंड दैट टू व्हाट सबमेशन। तो यहाँ पे मुझे अगर XCM इन जनरलाइज करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबमेशन, इज दैट क्लियर, MI XI द होल अपॉन सबमेशन MI। अभी यहाँ पे I वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज करेगी? फ्रॉम 1 अप टिल हाउ मेनी नंबर्स? n नंबर्स। यहाँ पे भी I इक्वल टू 1 अप टिल हाउ मेनी नंबर्स? n नंबर्स। गॉट इट और नॉट? Now from that point of view, summation of I equal to 1 up till n, where mi, whether I can say it is a total system of the mass or not? Answer is yes. तो आपका XCM का formation summation of I equal to 1 up till n mi xi upon आपको क्या मिलेगा? total mass। होप सो यहाँ तक समझ में आ गया हूँ। तो ये जो भी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लिया है वो n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स लिया, और अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक स्टेटमेंट वेरीफाई किया आपके लिए कि यहाँ पे ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कौन से टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। गॉट इट? ओके। अच्छा, ये हमने वन डायमेंशन डिस्कस किया। तो इन द सिमिलर मैनर वेदर वी कैन प्रोसीड फॉर हाउ मेनी डायमेंशन? स्मार्ट हो तुम लोग। हाउ मेनी डायमेंशन? तो चलो 3 डायमेंशन के बारे में डिस्कस कर लेते। तो लेट कंसिडर अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ये ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं हर एक जगह। दिस इज योर ओरिजिन। लेट दिस बी व्हाट? x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अभी सपोज मैं वेरियस मासेस ले रहा हूँ। लेट दिस मास बी व्हाट? m1, लेट अनदर मास बी व्हाट? m2, लेट अनदर मास बी व्हाट? m3, लेट अनदर मास बी व्हाट? m4। ऐसे करते करते सपोज मेरे पास कितने नंबर ऑफ मास है? xn। अभी हर एक का मुझे पोजीशन वेक्टर मार्क करना है, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इसका पोजीशन वेक्टर, तो बट ऑब्वियस है अगर पोजीशन वेक्टर मार्क करना है इन 3 डायमेंशन, तो पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय सिंबल विच वन? तो वेदर आई कैन राइट वेक्टर r1, दिस विल बी वेक्टर r2, दिस विल बी वेक्टर r3, let it be which value? r4 vector and vector rn। now same rule, same thing। क्या लिखोगे? इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है? ये सिस्टम का, तो इसका कहीं ना कहीं RCM होगा। क्या होगा? कहीं ना कहीं। तो सपोज मान के लो ये पॉइंट पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ इसका क्या? RCM। सपोज ये पॉइंट पे होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड, सेंटर ऑफ मास, तो लेट इट बी विच वैल्यू? वेक्टर RCM। ओके। तो इसका अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ? वेक्टर RCM इज इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस डॉट 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 प्लस mn वेक्टर rn the whole upon m1 plus m2 plus dot 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 plus up till how much? mn। is that clear? now from that point of view whether I can write vector RCM is equal to once again m1 vector r1 plus m2 vector r2 plus dot dot up till how much? mn vector rn, और नीचे जितनी भी वैल्यू है whether it is a total mass or not, तो answer is yes, since whether I can say m1 plus m2 plus dot 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 plus how much? mn,
gives you nothing other than total mass of the system. Is that clear? अब यही चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैपिटल M वेक्टर RCM इज इक्वल टू M1 वेक्टर R1 प्लस M2 वेक्टर R2 प्लस डॉट डॉट प्लस Mn वेक्टर Rn. गॉट इट और नॉट? अभी यहाँ से अगर मैं पूरे सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ और ये पूरे सिस्टम को अगर मैंने मूव करवाया, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अभी थोड़े थोड़े एंटर करेंगे डेप्थ में. अब ये पूरा सिस्टम है ऑफ n नंबर्स ऑफ मासेस और इसको मैं पूरे के पूरा मूव करवा रहा हूँ, मतलब चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो बट ऑब्वियस है वी आर डिस्कसिंग अबाउट विच काइंड ऑफ अ टॉपिक नाउ ऑनवर्ड्स, मोशन. इज दैट क्लियर? और मोशन किसकी बात कर रहा हूँ? तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. और यहाँ पे हम देखते हैं अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये पूरे सिस्टम के बारे में. इज दैट क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे आई विल कंसिडर दिस स्टेटमेंट एंड वी आर कंसिडरिंग विच वन? मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो वंस अगेन मैं ऊपर के जो भी इक्वेशन है, लेट आई विल सपोज मार्क दिस एज इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 को मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t. तो कैपिटल M डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर RCM इज इक्वल टू, मुझे क्या मिलेगा? M1 डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर R1 प्लस M2 डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर R2 प्लस अप टिल हाउ मच? सिस्टम कितना लिया है मैंने? n नंबर्स. तो d बाई डी mn डी बाई डी टी ऑफ विच वैल्यू? वेक्टर Rn. सिंपल. अभी एज एवरीबडी नो कि सिंस एज यू नो कि d बाई डी टी ऑफ वेक्टर R रिमाइंड यू ऑफ विच वैल्यू? वेलोसिटी. यस और नो? तो लेट फर्दर प्रोसीड विद दिस वैल्यू. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ टोटल मास और यहाँ पे d बाई डी टी ऑफ RCM है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? वेक्टर CM इज इक्वल टू M1 वेक्टर V1 प्लस M2 वेक्टर V2 प्लस डॉट डॉट अप टिल हाउ मच? Mn वेक्टर Vn. Now once again this value remind you of which value? The product of mass into velocity gives you momentum. True or false? Very true. तो from that point of view मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे m वेक्टर VCM इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल. फर्स्ट पार्टिकल का P1, सेकेंड पार्टिकल का P2 एंड n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स का कितना हुआ? Pn. वेदर दिस इंडिकेट सबमेशन. अभी सबमेशन का मतलब टोटल मोमेंटम हुआ ऑफ द होल सिस्टम. तो लेट द टोटल मोमेंटम बी विच वैल्यू? P. गॉट इट और नॉट? तो वेदर आई कैन से दैट ये पूरा का पूरा क्या इंडिकेट करता है? टोटल मोमेंटम. तो टोटल मोमेंटम किसको रिप्रेजेंट करता है? तो टोटल मास और वेक्टर VCM. तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वेक्टर P इज इक्वल टू विच वैल्यू? P1 प्लस P2 प्लस डॉट डॉट अप टिल हाउ मच? Pn. नाउ दिस इंडिकेट्स नथिंग अदर देन डैश. तो वेदर आई कैन से इट इज नथिंग अदर देन टोटल मोमेंटम. Total what? Momentum of a system of particles. Momentum of the system of, अभी कितने सिस्टम लिए थे हमने? कितने पार्टिकल्स का सिस्टम लिया था? n नंबर्स. तो n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स के बारे में मेंशन कर रहा है. तो अल्टीमेटली वेदर आई कैन राइट अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू कि मुझे मोमेंटम का, टोटल मोमेंटम का वैल्यू वेदर VCM में मिला, मतलब एज इफ द होल सिस्टम का मास मोमेंटम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ विच वैल्यू? वेक्टर VCM. ओके, हैविंग टोटल मास ऑफ हाउ मच? m. यहां तक समझ में आया? यस और नो? ओके, चलो आगे कंटिन्यू करें. अभी आगे कंटिन्यू कर क्या करते हैं? वंस अगेन सेम रूल, विच इज दैट आई एम गोइंग टू कंसिडर द इक्वेशन
आप ये इक्वेशन को कंसीडर कर लो, लेट दिस इक्वेशन बी 2। आई बट ऑब्वियस है ये पूरा का पूरा मूव कर रहा है तो इट इज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वंस अगेन इक्वेशन 2 को मैं डिफरेंशिएट करता हूं, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो मुझे सीधा सीधा क्या मिलेगा वो समझो, m d/dt ऑफ वेक्टर VCM is equal to d/dt of vector p1 plus d/dt of vector p2 plus dot 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 plus d/dt of pn। अभी बट ऑब्वियस आपको याद आ ही गया होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम गिव्स यू डैश फोर्स और नॉट, तो आंसर इज यस। तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, फोर्स। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू whether I can write here m d/dt of vector VCM is equal to force applied on each particle, that is F1 plus F2 till how much, Fn number of particles। अभी मेरे को एक बात बताओ, whether I can call this to be a result total force acting on the system of which one, m d/dt of which value, vector VCM। now once again same rule same thing। अब अगर मैं यहाँ पे ये कंसिडर करता हूँ, जैसे कि मैं सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पूरा टोटल फोर्स इंडिकेट करता है, तो ये आपका F1 प्लस F2 प्लस, थोड़ा स्पेस बचा है यार इसलिए इसको यहाँ पे लिख दिया, डोंट वरी इट इज़ वन एंड द सेम। अभी मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, M1 A1 प्लस M2 A2 फोर्स का फॉर्मूला प्लस डॉट 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 अप टिल हाउ मच, Mn वेक्टर An, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, हाँ या नहीं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे वेदर आई कैन राइट M वेक्टर ACM, अभी यहाँ पे वेक्टर M वेक्टर ACM इज इक्वल टू वेदर आई कैन डिनोट दिस होल वैल्यू, दैट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन डैश, मतलब जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है वो टोटल मास पे एक्ट हो रहा है, एंड उसका एक्सेलरेशन कितना है आपका, वेक्टर ACM। सो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन करता हूँ इसका, तो मुझे इसका कंक्लूजन क्या मिलता है, तो वेदर आई कैन राइट m d/dt ऑफ वेक्टर VCM is equal to the rate of change of total linear momentum of the system of n particles having total mass equal to total mass into ACM, which ultimately result in the force, किस पे फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, तो पूरे के पूरे n नंबर्स ऑफ पार्टिकल के सिस्टम पे। ये समझ में आया कि नहीं आया, प्रोसीड करो अभी आगे। तो यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देख रहे हो ना, तो यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे किया हमने, एक एक पार्टिकल पे अप्लाई करके लिया, बट अल्टीमेटली जब मुझे फाइनल मिला तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है वो किस पे एक्ट हो रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास पे एक्ट हो रहा है। किस पे एक्ट हो रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास पे एक्ट हो रहा है। अभी कंक्लूजन हमारे दिमाग में ये क्वेरी आती है कि अगर ये फोर्स है तो फोर्स के बारे में हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से टाइप का फोर्स है। तो उसके लिए इज दैट क्लियर, वापस थोड़ा सा फ्लैशबैक में एक नए पॉइंट नए सिरे से स्टार्ट करता हूं। जैसे कि सपोज मेरे पास बहुत सारे आइडेंटिकल पार्टिकल्स, मतलब एक बॉडी लिया मैंने, क्या लिया मैंने, सपोज एक बॉडी लिया। अभी सबको पता है कि दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स। कैसे बना है, वेदर इट इज मेड अप ऑफ n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स और नॉट। ये जो डॉट डॉट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज आप मान के ले लो m1 m2 m3 m4, ऐसे n नंबर्स ऑफ पार्टिकल से बना है। ये तो आप मानोगे ही। टोटल मास कितना है, कैपिटल M, बट ये कितने छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ है, n नंबर्स ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। यस और नो। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ सपोज करूँगा, मैं बोलते हैं ना पूरा क्लासरूम होता है। अभी पूरे क्लासरूम में अगर कहीं पे हमें किसी को कुछ फंक्शन के लिए भेजना है या कहीं पे कोई टैलेंट शो चल रहा है, तो हम पूरी क्लास को नहीं भेजते हैं, हम उसके रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे वही सेम कंडीशन कंसीडर कर रहा हूँ कि सिर्फ ये पूरे इसमें से 2 रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर रहा हूँ।
समझ में आ रहा है? सपोज एक रिप्रेजेंटेटिव आपका हुआ, लेट इट बी 1 एंड अनदर बी व्हाट 2। ये समझ में आया? अभी मैं यहां पे ये मेंशन कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैंने बाहर से इसके ऊपर यहां से फोर्स अप्लाई किया, लेट द फोर्स अप्लाई ऑन दिस बी व्हाट F1, बट ये कौन से टाइप का फोर्स है आपका? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। कौन से टाइप का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे? एक्सटर्नल। इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे भी, यहाँ से एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, लेट इट बी विच वैल्यू? वेक्टर F2, बट ये भी कौन से टाइप का फोर्स है आपका? एक्सटर्नल फोर्स है। तो F1 और F2 जो मैं एक्ट कर रहा हूँ, इज दैट क्लियर? ऑन पार्टिकल ऑफ मास 1 एंड 2, ऑन पार्टिकल ऑफ मास 1 एंड 2, वो कौन से टाइप का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं? एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई कर रहा हूं। पहला पॉइंट समझ में आया? अभी बट ऑब्वियस है, हमें ये बात भी बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि ये जो पार्टिकल है ये इसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई करेगा और ये पार्टिकल इसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई करेगा, बिकॉज जहाँ पे भी मासेस है वो एक दूसरे पे फोर्सेस तो अप्लाई करेंगे ही डेफिनेटली। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स, ये 2 इसको खींचेगा इसके तरफ, एंड फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब ये 2 को, इज दैट क्लियर? कौन खींचेगा? ये इसके तरफ खींचेगा। क्लियर? तो अभी अगर आप ओवरऑल देखते हो तो ये जो पार्टिकल जो है वो एक दूसरे पे जो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं वो कौन से टाइप का फोर्स हुआ? इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ। ये तो मैंने क्या किया, पहले केस में क्या किया मैंने? इसको यहां से धक्का मारा, इसको F1 एक्सटर्नल मतलब बाहर से धक्का मार रहा हूं। इज दैट क्लियर? बट अभी अगर आप पार्टिकल 1 एंड 2 को देख रहे हो तो वो लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, तो वो इंटरनल फोर्सेस हो गए। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन मैं इसका FBD बनाऊंगा। सपोज मैं इमेजिन कर लेता हूं कि कहीं पे ये सेंटर पॉइंट ले लिया, तो लेट इट बी विच वैल्यू? सपोज C। अब ये C पे चेक करो कि फोर्सेस किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। एक फोर्स ये C पे इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। जो आप देख रहे हो मैं वही बना रहा हूँ, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, तो 2 इंटरनल फोर्सेस है। अभी इसकी एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करूं तो एक एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ये F1 विच इज एक्सटर्नल, और ये आपका कौन सा है? F2। अगर किसी को कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पे EXT लिख दो और यहाँ पे EXT लिख दो, कोई इशू नहीं है। इज दैट क्लियर? ये आपका EXT हुआ, ये आपका EXT मतलब एक्सटर्नल फोर्स। गॉट इट और नॉट? ओके, अभी यहाँ पे अच्छी तरह से आप ऑब्जर्व करो। अगर आप ये पॉइंट पे देखते हो तो आपको क्या पता चलेगा? एट पॉइंट C, वेदर C पॉइंट पे जो इंटरनल फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं वो कौन से डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है? वेदर दे आर म्यूचुअली अपोजिट इन डायरेक्शन। तो आंसर इज यस। तो मैं इसके ऊपर से क्या स्टेट कर सकता हूं? सिंस इंटरनल फोर्सेस कौन से हैं? केस 1, अगर मैं यहाँ पे ये कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस भी है, तो यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस कौन से है? तो वेदर आई कैन से फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। तो आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख सकते हो कि सिंस इंटरनल फोर्सेस आर म्यूचुअली अपोजिट इन डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में है? म्यूचुअली opposite in direction and they are equal in magnitude, equal in magnitude। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये दोनों भी फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन है एंड दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड होने की वजह से क्या होगा? दे कैंसल ईच अदर और दे नलिफाई ईच अदर, मतलब वो लोग का इफेक्ट, इज दैट क्लियर? सी पे क्या हो जाएगा? 0। तो इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूँ फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, बट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड।
व्हेन दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो बट ऑब्वियस है वो लोग एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, नलीफाई करेंगे। क्या करेंगे उसको, नलीफाई, मतलब उनको दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यहाँ तक समझ में आया? तो चलो सेकेंड केस के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड केस कौन सा है हमारे पास, एक्सटर्नल फोर्स। अगर आप एक्सटर्नल फोर्सेस को देखो तो एक्सटर्नल फोर्स में आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास F1 एक्सटर्नल है एंड F2 एक्सटर्नल है। तो जो भी पॉइंट C पे एक्ट हो रहा है, एक इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और एक इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, दैट इज F1 एक्सटर्नल ये डायरेक्शन में है एंड F2 एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में है। तो वेदर वो लोग अपोजिट में है, तो आंसर इज नो। अभी सिंस दे मेक सर्टन एंगल बिटवीन देम, तो इसके वजह से क्या डेवलप होता है, रिजल्टेंट डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, रिजल्टेंट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो भी फोर्स डेवलप हुआ वो आपका कौन सा डेवलप हुआ, रिजल्टेंट फोर्स डेवलप हुआ। समझ में आया कि बाउंस गया? ओके, तो अल्टीमेटली ये पूरे सिस्टम पे, इज दैट क्लियर, एक्सटर्नल फोर्स ही एक्ट हो रहा है और वो उनके वजह से जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वही रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे इसके ऊपर से एक कंक्लूजन ये मिला कि ये जो भी फोर्स है इट इज़ नॉट ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस बट इट इज़ ड्यू टू द व्हाट, एक्सटर्नल फोर्स। गॉट इट और नॉट? तो अभी एक्सटर्नल फोर्स में भी मोर टू बी डिफाइंड, आप ये देख रहे हो कि मैं ये लिख सकता हूँ, ये केस में स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, the resultant external forces acting on a system is equal to the rate of change of total linear momentum। टोटल क्या लिख सकता हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम, मगर किसका, तो पूरे सिस्टम का, मतलब ऑफ द सिस्टम। इज दैट क्लियर? और यही चीज क्या इंडिकेट करता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इज दैट क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दैट, मोर टू बी प्रिसाइज, अगर मैं ये वापस यहाँ पे लेके जाऊँ ये पॉइंट पे, तो ये इसके ऊपर से मैं ये स्टेटमेंट लिख सकता हूँ यहाँ पे। वंस अगेन देखो, द सेंटर ऑफ मास, वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, center of mass of the system moves under the influence of, अभी मेरे को आप ही बताओ वो किसके इन्फ्लुएंस में मूव करेगा, whether it will move under the influence of internal forces और external forces। देखो इंटरनल फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, नलीफाई, बट ये जो भी इसके ऊपर सिस्टम है, ये पूरे सिस्टम पे अगर आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करोगे तो ये पूरा सिस्टम जो है, इज दैट क्लियर, वो किसके इन्फ्लुएंस में आ गया, वेदर इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस और नॉट, तो आंसर इज यस। बट वो कौन से टाइप का एक्सटर्नल फोर्स हुआ, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा टाइप का हुआ, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। तो मैं इन शॉर्ट ऐसे बोल सकता हूँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द resultant external force। is that clear? External force that is nothing other than F external जो हमने यहाँ पे मार्क किया है। clear? as if the whole mass of the system is concentrated at
इट्स सेंटर ऑफ मास। अंडरस्टूड? कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर? अभी इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो हमने कंसिडर किया, बट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को वैलिडेट करने के लिए वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ व्हाट, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो यस और नो, तो आंसर इज यस। तो हम लोग ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, हम लोग ये बोलते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है फॉर अ पार्टिकल, मैं स्टेटमेंट ही लिख रहा हूं आपके लिए, फॉर अ पार्टिकल कैन बी written without the help of the third law। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर अ पार्टिकल, किसकी बात कर रहा हूं, फॉर अ पार्टिकल कैन बी रिटन विदाउट द हेल्प ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बट अगर आपने यहां पे ऑब्जर्व किया कि जब हमने सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स कंसिडर किए, क्या कंसिडर किए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कंसिडर किया, तो बट ऑब्वियसली इंटरनल फोर्स केम इनटू द एग्जिस्टेंस और नॉट, तो आंसर इज यस। इज दैट क्लियर? एट दैट टाइम वेदर वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो आंसर इज यस। तो मैं क्या बोल सकता हूं, बट इन फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल द हेल्प ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन या थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ is required, is what, required to obtain the second law। मतलब अगर मेरे को सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में डिस्कस करना है, तो आपने देखा कि सिर्फ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मैं उसको फोर्स के टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकता हूं। आई हैव टू टेक द हेल्प ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कौन से टाइप का मोशन मुझे यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा, कि मुझे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन चाहिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। इसलिए यहां पे हम ये स्ट्रेट मेंशन करते हैं इंटरडिपेंडेंस। वर्ड क्या यूज किया मैंने, इंटर डिपेंडेंस ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इसलिए आपने देखो ना, आप जितनी बार भी आप डायग्राम ड्रॉ करते हो कोई भी ऑब्जेक्ट का, चाहे कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो, तो आप उसका डिस्टेंस अभी कैसे मेजर करते हो, इस तरह ड्रॉ करते हो। डिस्टेंस जब मेजर करते हो तो यहां से यहां ड्रॉ करते हो, ये फर्स्ट मैंने बताया आपको, ये आपको मैंने सेकेंड बताया, या फिर आप डिस्टेंस ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक मेजर करते हो, सेंटर टू सेंटर। चलो जल्दी बताओ आप कौन सा अभी तक अडॉप्ट कर रहे हो, वेदर थर्ड केस इज राइट और नॉट। आप ये दोनों भी केस कंसिडर नहीं करते हो। अभी जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो तो आप ऐसा डॉट ड्रॉ करते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि भले मास का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट है, बट द होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एज इफ एट इट व्हाट, सेंटर, और उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। और यही सेंटर ऑफ मास पे सारे फोर्सेस अप्लाई होते हैं और जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म करेगा। और यहाँ पे जो भी फोर्सेस अप्लाई होते हैं वो कौन से टाइप के फोर्सेस है, एक्सटर्नल, सॉरी, जिसके वजह से इसलिए स्टेट किया जाता है फर्स्ट लॉ में भी कि द ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड इफ इट इज एक्ट अपॉन बाय एन एक्सटर्नल रिजल्टेंट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। समझ में आया? तो यहाँ पे ये वैलिडिटी हुआ, वैलिडेट किया इन्होंने कि न्यूटन, हम जब भी कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कंसीडर करते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास को ही लेके हम कंसीडरेशन में लेंगे, अदरवाइज कंसीडरेशन में लेंगे नहीं। क्लियर और नॉट? इसलिए अभी से एक बात हमेशा याद रखने का कि एज इफ द होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, और उसके ऊपर जो भी फोर्सेस एग्जर्ट होते हैं और वो ऑब्जेक्ट अगर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो कौन से टाइप का फोर्सेस होगा, मोशन इज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एंड नॉट ड्यू टू द व्हाट, इंटरनल फोर्सेस। होप सो यहां तक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ओके, कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर?
तो थोड़ा बहुत और आगे प्रोसीड कर लूँ? तो चलो, आपने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्क्राइब कर दिया, फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्क्राइब कर लिया, थर्ड लॉ के बारे में डिस्क्राइब कर लिया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को क्यों बाकी रखें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब सबको पता है कि वेक्टर एफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर पी पढ़ा है। और मैं ये बोलता हूँ कि कभी भी कोई भी सिस्टम है उस पर रिजल्टन एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो वेदर आई कैन से दैट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर पी विल बी इक्वेटेड टू जीरो, दैट मीन्स इट कम्स आउट टू बी डैश। पढ़ा है ना ये कि डी पी मतलब सबको पता होगा, डी वेक्टर पी बाई डी टी, दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा वेक्टर पी बाई डेल्टा टी और नॉट। मतलब इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूँ डेल्टा पी इज इक्वल टू विच वैल्यू जीरो, मतलब इन शॉर्ट द मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम रिमेन्स डैश कॉन्स्टेंट। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। इज दैट क्लियर? तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे लिख सकता हूँ वेक्टर पी इज इक्वल टू वेक्टर पी वन प्लस वेक्टर पी टू डॉट 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 अप टिल वेक्टर पी एन विच कैन रिमेन वॉट? कॉन्स्टेंट। अगर एन नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स है और हर एक का छोटे छोटे का मोमेंटम भी हम कंसिडर करते हैं तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी? तो यहाँ पे भी ये चीज़ वैलिडेट होती है कि अगर एन नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स भी कंसिडर करोगे तो भी कोई होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर सारे एन नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स मैंने कंसिडर किए तो ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जहाँ पे भी होगा उसका रिजल्टेंट मोमेंटम तो क्या मिलेगा मुझे? कांस्टेंट ही मिलेगा। क्लियर? एंड एज यू नो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वो कैसे टाइप का है? फंडामेंटल है एंड यूनिवर्सल है। ये ऑलरेडी हम आगे के चैप्टर्स में प्रूव कर चुके हैं कि इट इज़ फंडामेंटल एंड यूनिवर्सल। अच्छा, ये कौन से इसमें से ये वेदर इट इज़ डिराइव्ड और नॉट? यस, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट? न्यूटन्स लॉ। बट हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज मोर फंडामेंटल एज कंपेयर टू व्हाट? न्यूटन्स लॉ। कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर। तो चलो इसको ही लेके आगे हमने बहुत सारे टर्म्स पढ़े, रिविजन हो जाएगा आपका। वेक्टर एफ is equal to mass into acceleration of a center of mass of the system which is equal to m d by dt of vector vcm। vcm मतलब center of mass की velocity which is equated to which value? 0। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि acceleration will be equated to which value? 0, but the velocity of the center of mass remains dash constant। तो ये कौन से टाइप का मोशन परफॉर्म करेगा? यूनिफॉर्म मोशन। कोई डाउट, कोई क्वेरी? तो इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हुआ जीरो, ओके, तो एक्सेलरेशन जो भी होता है सेंटर ऑफ मास वो जीरो हो सकता है। इज दैट? इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी और मास क्या है? वेलोसिटी और मास क्या है? कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर। अभी तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। दस इन एब्सेंस of external forces, external force in absence of what? In absence of external force। but अभी किसकी बात कर रहा हूं मैं? external force, the center of mass of a system, center of mass of a system remains dash, रिमेन्स वॉट? स्टेशनरी ना बका, समझो बात को। वही सेम थिंग है, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा एग्जैक्टली तो वो ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा? रेस्ट पे। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इज दैट क्लियर और नॉट? इसका मतलब ये हुआ कि इफ इट वॉज स्टेशनरी, इफ इट वॉज वॉट? अगर वो स्टेशनरी है या फिर मूव कर रहा है और मूव्स with constant velocity, with which velocity? Constant velocity if it was in motion। इसका मतलब वही हुआ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज द ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन unless and if it is acted upon by an resultant external unbalanced force। होप सो यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई क्वेरी? दिस वॉज ऑल अबाउट योर वॉट? सेंटर ऑफ मास को लेके हमने पूरा का पूरा उसको न्यूटन के साथ में कंपेयर किया और हमने ये देखा कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स है, ओके, तो उसमें
हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो हमने ये पढ़ा कि यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस भी अप्लाई होते हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस भी अप्लाई होते हैं, बट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वी हैव डिस्कस दैट इट इज़ नथिंग अदर देन व्हाट, एक्सटर्नल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हाट, मोशन. गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? होप सो यू माइट हैव एन्जॉयड. अच्छी तरह से गो थ्रू करो. कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो नेक्स्ट सेशन में आप हम डिस्कस करेंगे, कोई डाउट्स या कोई क्वेरी है तो. अंडरस्टूड और नॉट? बट प्लीज़ एक दो बार और ये लेक्चर देख लो. इट इज़ वेरी सिंपल एंड यू विल गेट इट थ्रू आउट. अंडरस्टूड? एन्जॉय.